जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स आईपीसीसी के एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो अभी-अभी पेपर हुआ है आपका। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू आपके डिफिकल्ट नहीं थे, नॉर्मल थे, टुवर्ड्स ईजी साइड ही थे। है ना? बट कुछ-कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो पहला एमसीक्यू है केस सिनेरियो बेस्ड है। छोटे से फैक्ट्स दिए हुए हैं, सीआईए दिया हुआ है, मतलब कुछ कैपिटल गेन से रिलेटेड होगा और आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं एमसीक्यू 1 2 3 तीन क्वेश्चन आंसर करने हैं छोटे से फैक्ट्स पे। तो पहले पढ़ते हैं फैक्ट्स क्या है। मिस्टर गोपाल एज 33 years is a resident individual sold one of his residential house property for 60 lakh। तो मिस्टर गोपाल जो एसएससी है उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, पता ही था कैपिटल गेन से रिलेटेड होगा। कितने की बेची है? 60 लाख रुपए की। कब बेची है? ये बेची है ऑन 31 अगस्त 2024, मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद, मतलब अमेंडमेंट लगेगा। विच वॉज परचेज ऑन 14 अक्टूबर 2021 इन 45 लाख। तो कब परचेज की? 2021 में, अक्टूबर 21 में, और बेची है अगस्त 24 में। तो बच्चों ये लॉन्ग टर्म हो गया। और 45 लाख की खरीदी थी और 60 लाख की बेची है। तो अगर मैं विदाउट इंडेक्सेशन निकालूं तो मेरा एलटीसीजी आ गया 15 लाख का, बिकॉज 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है तो मैं एलटीसीडी निकालूंगा विदाउट इंडेक्सेशन। His old tenant paid him rent in areas for the above said property on 12th November 2024 amounting to 75,000 which was treated as unrealized rent by Mr. Gopal during earlier years। तो ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एसएससी ने पहले ही किराए पे दे रखी थी और कुछ उस टाइम उसका अनरिलाइज्ड रेंट था जो अब प्रॉपर्टी जो टेनेंट है उसने इस एसएससी को दे दिया। वो कितना था? 75,000 रुपए, जो इसको अब मिला है प्रॉपर्टी बेचने के बाद 12 नवंबर 2024 को, जो कि प्रॉपर्टी बेच दी 31 अगस्त 2024 को। बट हमें पता है इवन इफ प्रॉपर्टी नहीं भी होती, जब भी ये अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होगा। क्यों? इवन इफ आपका ये एक्सेप्शन किया हुआ था कि आप ओनर नहीं हो प्रॉपर्टी के, जब भी ये हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होता है 75,000, लेकिन आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद कहता है मिस्टर गोपाल ड्यूरिंग नहीं सॉरी ही परचेज अ रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा। बच्चों देखो ध्यान रखना, on 8 December 2024 for rupees 5 lakh, but no construction was started till date, although he earned rupees 30,000 as rent from this plot in the last quarter for previous year 24-25। तो ये कह रहा है दिसंबर में इन्होंने अगस्त में प्रॉपर्टी बेची, दिसंबर में एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा, रेजिडेंशियल हाउस नहीं खरीदा, 5 लाख रुपए का, और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। रादर जिसने उसको किराए पे दे दिया, उस किराए से उस प्लॉट को किराए पे दे दिया और उसका 30,000 का रेंटल इनकम आया। तो आपको पता है सेक्शन 54 है जो कहता है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता है। इन्होंने बेचा तो हाउस प्रॉपर्टी है, पर खरीदा क्या है? प्लॉट। प्लॉट पे भी मिल जाता प्रोवाइडेड अगर ये उस पर हाउस प्रॉपर्टी बना लेते तो प्लॉट और कंस्ट्रक्शन सारा इनको 54 में मिल जाता। बट क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि एसएससी कोई इंटेंट ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी बनाने का, बिकॉज साफ साफ लिखा है नो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड टिल डेट, एंड उसने आपको रेंट पे चढ़ा दिया है। तो सेक्शन 54 तो आपको नहीं मिलेगा। मिस्टर गोपाल इज ऑप्टिंग फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम में है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। सेक्शन 115 बीएसी ऑफ चार्टर्ड इनकम टैक्स है। सीआईए दिया हुआ है 24-25 का और 21-22 का। तो सीआईए का क्या जरूरत है? आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है आपने, उसमें अगर लॉन्ग टर्म है तो आपका ऑप्शन होता है टैक्स निकालते समय कि आप 20% विद इंडेक्सेशन निकाल लो या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन निकाल लो, है ना। बट ये ऑप्शन कब दिया जाता है बच्चों? ये ऑप्शन दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टोटल इनकम में कंप्यूट करोगे उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नॉर्मल अपना विदाउट इंडेक्सेशन ही कंप्यूट करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 2 3। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 तरह की इनकम है आपकी, एक एलटीसीजी है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और एक 30,000 रुपए की इनकम है अदर सोर्स में। जो रेंट है, जो लैंड है, जो प्लॉट है, उसका जो रेंट है वो अदर सोर्स में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। हमें सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। डिटरमाइन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड एग्जम्पशन अवेलेबल टू मिस्टर गोपाल फॉर परचेजिंग रेजिडेंशियल प्लॉट कंसिडरिंग बेनिफिट ऑफ द एसएससी। तो अगर कैपिटल गेन की इनकम बतानी है और कोई एग्जामिशन मिलती है तो वो बतानी है। तो एग्जामिशन तो नहीं मिलती सेक्शन 54 की, हमने बता दिया क्यों, क्योंकि उसने रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। तो सी और डी आफ्टर क्लेमिंग एग्जामिशन ये तो गलत हो गए, ए और बी में से ही है।
ए कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख का आफ्टर नो एग्जम्पशन, बिल्कुल ठीक है जी। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 847003 आफ्टर नो एग्जम्पशन। ये क्या चीज है 847? ये होगा बच्चों जो इंडेक्सेशन के बाद का कैपिटल गेन है, हम निकाल लेंगे, बट अभी के लिए मेरे पास 15 लाख की कैपिटल गेन आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं इंडेक्सेशन के हिसाब से, तो 45 लाख की मेरी कॉस्ट थी, इनटू इंडेक्स करूं 363 डिवाइडेड बाय 317, तो मेरी इंडेक्स कॉस्ट आ जाती है बच्चों 51,52,997। और इसको मैं 60 लाख से माइनस करता हूं, देखा मैंने कहा था ना, तो मेरा LTCG आता है आफ्टर इंडेक्सेशन 8,47,003। अगर आप देखो तो 15 लाख पे 12.5%, इट कम्स टू 1,87,500 इज द टैक्स, 12.5% का विदाउट इंडेक्सेशन। और 8,47,003 पे 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स आ रहा है 1,69,400। तो मेरे पास बेनिफिशियल है इंडेक्सेशन लेना, बट मैंने क्या कहा था आपको, ये जो कंपैरिजन है कि विच इज बेनिफिशियल, ये होता है द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टोटल इनकम में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें विदाउट इंडेक्सेशन लेना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करने हैं कंसीडरिंग बेनिफिट ऑफ द असेसी। बट बेनिफिट ऑफ द असेसी जो क्वेश्चन आते हैं जब दो ऑप्शन अवेलेबल हो कि विच वन इज मोर बेनिफिशियल, मतलब वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, आपको बुलाएगा जाने का नहीं है आपका। आपको पता है कि टोटल इनकम के टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैंडेटली मुझे विदाउट इंडेक्सेशन ही लेना होता है। इंडेक्सेशन खत्म हो गया अगर प्रॉपर्टी बेची है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो है ना। ये जो ऑप्शन है विच इज मोर बेनिफिशियल, टैक्स वगैरह हम देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल गेन कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा ए 15 लाख। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बड़ा सिंपल है बच्चों, अभी हमने देखा, निकाल दी थी हमने। 75,000 रुपए का रेंट है, 30% की स्टैंड डिडक्शन मिल जाएगी, माइनस 30%, 52,500, 52,500 डी आंसर आ गया, सिंपल। Assuming Mr. Gopal has no other income, his total tax liability shall be। अब टैक्स लायबिलिटी पूछा है तो अब मुझे विच इज मोर बेनिफिशियल वो देखना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, अभी हमने निकाल भी ली है। इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, इसका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 52,500, LTCG है विच इज मोर बेनिफिशियल, वैसे 15 लाख रुपए है लेकिन बेनिफिशियल है 8,47,003, यही था ना, राइट। और अदर सोर्स की इनकम है मेरे पास 30,000 रुपए की, तो LTCG और स्पेशल रेट पे टैक्स होगा। उसके अलावा मेरे पास कितनी इनकम बच गई, 52,500 प्लस 30, 82,500। मेरा स्लैब है 3 लाख रुपए का, तो जो बच गया उसको मैं LTCG से एडजस्ट कर दूंगा। अब LTCG ये वाला लूं या ये वाला लूं, हमने ऊपर देख ही लिया कि इसमें बेनिफिशियल है, अपना विद इंडेक्सेशन 20% टैक्स कम आ रहा है, तो मैंने 2,17,500 का मेरा एग्जम्पशन बच गया था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बच गई थी, तो उसको मैंने 847,003 से एडजस्ट कर दिया। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया जिसपे 20% लगेगा, वो लगेगा 6,29,503 पे, इंटू 20% इंटू 1.04 सेस ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1,30,937, राउंड ऑफ करके 1,30,940। सिंपल था बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट था कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इनकम कंप्यूट करते समय आपको विदाउट इंडेक्सेशन लेना है, उसके बाद टैक्स कंप्यूट करते समय आपके पास ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। केस सिनेरियो 2, ये जैकपॉट है, पढ़ते हैं अभी समझ आएगा आपको। मिस्टर सत्या एज 59 ईयर इज अ रेजिडेंट इंडियन ऑप्टिंग फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। क्वेश्चन नंबर 1 में न्यू टैक्स रिजीम थे, यहाँ पे ओल्ड है। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर AY 25-26। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखा है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज ₹6 लाख, ठीक है जी। और ये लॉस है फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 का, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव 75,000 का। टेकन लोन ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम SBI फॉर परचेजिंग अ हाउस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 42 लाख इन Jan 2022। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, Jan 22 में आपने लोन लिया था 40 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 42 लाख रुपए की। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि आपको डिडक्शन मिलेगी
सेक्शन 80EE में। क्यों? बिकॉज लोन लिया आपने मार्च 2022 से पहले और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख से कम है। He has let out this house in Feb 24 for the rent of 15,000 per month. 15,000 पर मंथ पे रेंट पे चढ़ा रखा है। He has paid 1,60,000 against principal and 4,40,000 against interest during the previous year 24-25. तो 1,60,000 का आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया जिसकी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी और ये सब डिडक्शन मिल जाएंगी बिकॉज यू आर ऑप्टिंग फॉर ओल्ड एसएचजी। और 4,40,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब इस 4,40,000 के दो टुकड़े होंगे, एक आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिल सकता है और एक आपको 80EEA में मिल सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, और 80EEA में आपका 1.5 लाख की लिमिट है। ठीक है, आप कौन सा लो वो आप पे डिपेंड करता है, विच वन इज मोर बेनिफिशियल। अभी देखते हैं। लॉस फ्रॉम बैटिंग ऑन हॉर्स रेसेस 25,000। तो बच्चे बैटिंग ऑन हॉर्स रेसेस है, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं है, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस नहीं है। तो इस लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर आप देखो तो आपकी दो ही हेड में इनकम है, एक पीजीपीपी हेड में इनकम है, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का आपका प्रॉफिट आ रहा है 6 लाख का, और आपके दो लॉसेस हैं, एक इक्विटी शेयर में ट्रेड करने का और एक कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड करने का, 50,000 और 75,000 का। एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 15,000 रुपए पर मंथ का रेंट है और आपने इंटरेस्ट दे रखा है। अब अगर आप ये जो अपना आपको ये पता है हाउस प्रॉपर्टी का जो इसमें लॉस ही आएगा आपको बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो इंटर हेड एडजस्ट हो जाता है ऑप्शनल टैक्स रेजिम में, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पूल है। तो आप उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट इसमें करते हो जिससे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ऊपर आता है तो वो वेस्ट होगा, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आगे से कैसे होगा, इस साल आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो अब 4,40,000 को कैसे बांटो कि आपको 80EA और इसमें मैक्सिमम यूज हो पाए। तो सबसे पहले आप पूरा पूरा 80EA में दे सकते हो, या फिर आप उतना दो कि जिससे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख तक रहे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है बच्चों? 15,000 इंटू 12, 1,80,000 का रेंट मिला है, माइनस 30% कर दूं तो मैं 1,26,000। अब इसमें मुझे इंटरेस्ट घटाना है, मैं कितना इंटरेस्ट घटाऊं जिससे मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख का आ जाए। समझ रहे हो बात को? बिकॉज 2 लाख से ऊपर का जो लॉस है मैं सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा मेरा पीजीपीपी के अगेंस्ट, तो मैं 3,26,000 का इंटरेस्ट घटा दूं यहां से। अगर 3,26,000 का इंटरेस्ट मैंने यहां से घटा दिया, टोटल इंटरेस्ट 4,40,000 का है, तो मेरा 1,14,000 का 80EEA में डिडक्शन मिल जाएगी अंडर फॉर द इंटरेस्ट 80EEA में। ठीक है, उससे मैं 4,40,000 का पूरा इंटरेस्ट यूज कर पाऊंगा इसी साल। 3,26,000 यहाँ पे यूज कर लिया तो जिसके 2 लाख का लॉस हुआ वो सेटअप हो जाएगा, और 1,14,000 का मेरा डिडक्शन आ जाएंगी, वो भी मेरा पीजीपीपी में से एडजस्ट हो जाएगी। परफेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है इसके लिए। What shall be the GTI in the hands of Mr. सत्या? अब वो GTI पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। पीजीपी में 6 लाख का मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है, दो लॉसेस है मेरे, एक 50,000 के स्पेसिफाइड इनकम से मेरे नॉर्मल बिजनेस के लॉस एडजस्ट हो जाएंगे, एक कमोडिटी डेरिवेटिव वो भी नॉर्मल बिजनेस है 75,000। तो कितना आ गया? 5.5 माइनस 75, 4,75 आ जाएगा, है ना। 4,75 तो मेरी पीजीबीपी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में निकाला था 1,80,000 माइनस 30%, 30% कितना हुआ 180 का? 54,000, और 3,26,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट का अभी सोचा था, माइनस 3,26,000, तो ये मेरा 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ जाएगा। उसके बाद दो डिडक्शन है वो, लेकिन मुझे जीटीआई पूछा है इसने, टोटल इनकम नहीं पूछा। तो जीटीआई आ गई मेरी 2,75,000। अब 2,75,000 संभव यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। 6 लाख, 4 लाख, 3,25,000 और 3 लाख। अब क्या करें? हमने कहा गड़बड़ की या क्वेश्चन में कहा गड़बड़ हुई? ऐसी चीजें होंगी। अब देखो ये केस सिनेरियो है तो आपका ऑप्शन है बाकी क्वेश्चन पढ़ने का, उससे शायद आपको आइडिया लग जाए कि आप कहां गलत सोच रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट टोटल इनकम, जब जीटीआई नहीं निकाला तो टीआई कैसे निकलेगा। थर्ड ऑप्शन है
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। वो कह रहे हैं कौन सी लॉस आपके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो हमने जितना सोचा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा हमारा, तो सारे एडजस्ट हो पा रहे हैं। तो कह रहे हैं लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेस 25,000 फॉर 8 ईयर। मुझे ये 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैटिंग ऑन हॉर्स रेस जो है डेड लॉस है, उसमें वो ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। ये ऑप्शन तो गलत है। एक सेम ऐसे ही है ऑप्शन सी, वो भी कह रहा है अपना इक्विटी शेयर 4 साल के लिए और अपना लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेस 25,000 का 8 साल के लिए। ये भी गलत है। आंसर बी या डी में से है। बी कह रहा है लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव 75,000 फॉर 4 ईयर्स। 4 साल कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चों? स्पेक्यूलेटिव वाला, आपको पता है। तो वो कह रहा है क्या इक्विटी शेयर का ट्रेडिंग का और कमोडिटी डेरिवेटिव का अपना दोनों ही लॉस स्पेक्यूलेटिव है? मुझे ये भी 100% पता है जहां डेरिवेटिव लिखा होता है वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वो अपना स्पेक्यूलेटिव नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 फॉर 4 ईयर, तो बच्चा यही ऑप्शन। बट आप समझ रहे हो बात को? ये कह रहा है इक्विटी शेयर का जो लॉस है वो 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका मतलब ये उसके लॉस को स्पेक्यूलेटिव मान रहा है। दिस इज एन एरर इन द क्वेश्चन। पर मुझे तो एरर के साथ भी क्वेश्चन करना है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता। विच एवर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मुझे वो निकालना है। दिमाग इधर उधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लोगों पे, है ना। इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग का लॉस जस्ट स्पेकुलेटिव होता है जब वो इंट्राडे होता है, आज ही खरीदा आज ही बेचा विदाउट डिलीवरी, है ना, हमने डिस्कस किया है क्लास में। अदरवाइज शेयर की ट्रेडिंग कहीं मना नहीं है, कोई स्पेकुलेटिव नहीं है। शेयर नॉर्मल कमोडिटी, आप आज खरीद रहे हो कल बेच रहे हो, कोई टेंशन नहीं, आप अपना एज अ शेयर ब्रोकर काम कर रहे हो। बट इंट्राडे कर रहे हो तो स्पेकुलेटिव है, ठीक है ना, बिकॉज आपने डिलीवरी नहीं ली उसमें। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर 50 जा रहे इंट्राडे से है। तो नॉर्मल assumption ये आती है नॉर्मल बिजनेस लॉस होगा, है ना। बट नॉर्मल बिजनेस लॉस से आपके आंसर नहीं आ रहे, और एंड में आपको दिख रहा है कि अपना आंसर जब ही आएगा, जब ये वाला आंसर जब ही बनेगा जब आप 50,000 को स्पेक्यूलेटिव लोगे। तो इसका मतलब ये इंट्राडे का लॉस एज्यूम करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं, एज्यूम कर लो अगर इंट्राडे का लॉस है तो ये स्पेक्यूलेटिव का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपकी इनकम आ जाएगी 5,25,000 लेस 2 लाख किया तो 3,25,000। 3,25,000 आंसर में है ये जीटीआई। अब आप समझे, देयर एन एरर इन द क्वेश्चन कि वो इंट्राडे के लॉस को बताया नहीं, मतलब नॉर्मल लॉस को वो स्पेकुलेटिव मान रहा है ना। बट हमें तो आगे बढ़ना ही है उस क्वेश्चन के हिसाब से। 99.9% इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, है ना। इन तीनों पार्ट्स में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू में नहीं हो सकता। बट आपको तो करना ही है, आईसीआई जो मर्जी करे, तो मैं अपना काम करूंगा। आईसीआई ग्रेस मार्क्स देना दे वो उसका काम है, मेरा काम क्या है क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करना, जो भी बेस्ट पॉसिबल है उस सिनेरियो में, है ना। तो अगर मैं इसको स्पेकुलेटिव मान लेता हूं तो मेरा एक आंसर बन जाता है। गुड, अब मेरा फिक्स भी बन जाएगा। कंप्यूट टोटल इनकम। टोटल इनकम बहुत सिंपल है, 3,25,000 का मेरा जीटीए आ गया, 2 डिडक्शन है मेरी। एटीईए कितनी थी? 1,14,000। 1,14,000 का एटीईए है, और एटीसी का प्रिंसिपल कितना दिया? 160, तो मतलब पूरा पूरा 1.5 लाख। 1.5 लाख का मेरा एटीसी है। तो आंसर कितना आ गया? 3,25 माइनस 1,14 माइनस 1.5, 61,000 इज द ए। फिर इसका ए आंसर आ गया। तो समझ गए, केस नंबर 2 वाज सुपर। अपना इसमें एक एरर था, ये आपको प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके एग्जाम में ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। आपको क्या करना है, तो आपके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल है उसका अपना मार्क करके आना है आंसर, विच मे बी रॉन्ग। ऐसे क्या करता है वो ऐसे ही के ऊपर है ना। मुझे अपना बेस्ट लेके आना है। तो दो इट्स अ नॉर्मल बिजनेस लॉस, बस मुझे इंडिकेशन मिल गया कि कुछ स्पेकुलेटिव मान रहा है क्वेश्चन, तो मैं उसके हिसाब से क्या था सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ पे मैं अटका रहता तो चीज आगे सॉल्व नहीं होती। आगे बढ़ो, देखो आपका जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर जो है प्रॉब्लम के अंदर ही छुपा हुआ होगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं कह रहा, मैं हर पेपर एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7,
Mr. Shivam, a resident individual, has made the following payment to Messrs. ABC Limited to purchase overseas tour package program. आप समझ गए overseas tour package program है तो TCS की बात कर रहा होगा। 4 लाख दिए हैं 18 मई को टू विजिट न्यूयॉर्क यूएसए गुड, और 5 लाख दिए हैं 11 मार्च को टू विजिट लंदन यूके। Compute the amount of tax required to be collected under section 206C1G by Messrs. ABC, assuming Mr. Shivam has furnished a valid PAN. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। TCS निकालना है ओवरसीज टू पैकेज पे, तो आपको पता है 7 लाख तक 2%, ओ सॉरी 7 लाख तक 5% और 7 लाख के ऊपर 20%। तो 7 लाख तक कितना, तो 4 लाख है। 4 लाख का 5% 20,000 रुपये 18 मई को करोगे, और 3 लाख का 5% कितना हो गया, 3 लाख का 5% हो गया बच्चों 15,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000, 55,000 का TCS कलेक्ट होगा 11 मार्च को। बिकॉज 7 लाख तक 5% होता है, उसके ऊपर 20% होता है, ये बेसिक से लिमिट है, हमें याद कर रखी है। तो सी आंसर में देखो 20,000 18 मई को और 55,000 11 मार्च को, आंसर इज सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स फ्री के थे। On 18 June, unspent money of rupees 30 lakh under section 69A was deducted of Mr. Mahesh. Expense of 10 lakh were incurred to earn the income. He has also brought forward business of 4 lakh. Amount of income tax payable by Mr. Mahesh on such income shall be. तो एक अनस्पेंड मनी पकड़ी गई है 30 लाख रुपए की। आपको पता है इस अनस्पेंड मनी के अगेंस्ट ना कोई एक्सपेंस मिलता है, नो एक्सपेंस, और ना ही कोई लॉस सेटअप होता है, नो लॉस सेटअप। ये ग्रॉस बेस पे 30 लाख टैक्स होगा, और टैक्स क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, 60% का टैक्स रेट है, प्लस 25% का सरचार्ज है, प्लस 4% का सेस है। ठीक है जी, 115 BBE में, बड़ा सिंपल सा है। 20 लाख मुझे बस टैक्स रेट अप्लाई करना है का 60% इंटू 30 लाख का 60% इंटू 1.25 इंटू 1.04, 23,40,000। तो आंसर सिंपल है 23,40,000 है ना। सिर्फ एक आपको टैक्स रेट अप्लाई करना था, आपको ये पता होना चाहिए कोई लॉस सेटअप नहीं होगा, कोई एक्सपेंस सेटअप नहीं होगा अगेंस्ट द अनडिस्क्लोज अपना अनस्प्लेंड इनकम। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल से थे। एक एरर था, मोस्ट लाइकली देन नॉट ICAI शुड गिव द 6 मार्क्स ऑफ ग्रेस मार्क्स, है ना, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में गलती है। लेकिन अगर वो ना भी दे तो हमें पता है हमें कैसे सॉल्व करना है। ऐसी चीजें होंगी आपके एग्जाम में, यू शुड बी प्रिपेयर। चलो जी, डिस्क्रिप्टिव का वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा, है ना। MCQ में कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।